तो यहाँ इस केस में पेशेंट मेरे पास अपर राइट बैक टीथ रीजन के अंदर पेन की कंप्लेन लेकर आया। इंट्राओरल एग्जामिनेशन करने पर मुझे जनरलाइज एट्रीजन देखने को मिला। दैट मीन्स पेशेंट के सारे दांत घिसे हुए हैं। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 टीओपी करना स्टार्ट किया, ये पता लगाने के लिए कि कौन से दांत में पेशेंट को पेन हो रहा है। टीओपी करने पर मुझे पता चला कि पेशेंट को 1/4 टूथ के अंदर पेन है। उसके बाद मैंने पेशेंट का एक्सरे शूट किया। एक्सरे शूट करने के बाद हमें एक्सरे में कुछ फाइंडिंग्स देखने को मिली। सबसे पहली फाइंडिंग हम देखें तो यहाँ पर इनामल और डेंटिन का लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से पल्प अप्रोचिंग हो गई है। दैट मीन्स जो पेशेंट का दांत घिस चुका है, उसकी वजह से पल्प एक्सपोज हो गया है और पेशेंट को यहाँ पर इसी वजह से पेन होना स्टार्ट हुआ है, ना कि पेशेंट को यहाँ पर कैविटी की वजह से पेन हो रहा है। 1/4 टीथ रीजन का बोन लॉस हो रखा है। तो देखो, अगर बोन लॉस किसी एक पर्टिकुलर टूथ के अराउंड हो रहा है तो उसका कोई इटोलॉजिकल फैक्टर होता है। अगर बोन लॉस जनरलाइज है तो इसके अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक कोई सिस्टमिक फैक्टर रहा, या फिर जनरलाइज कैलकुलस पेशेंट को रहा, या फिर कोई ऐसी हैबिट जिसकी वजह से पेशेंट का जनरलाइज बोन लॉस हुआ है। लेकिन अगर बोन लॉस लोकलाइज है, जैसे हमने देखा कि इस टूथ के अराउंड ही बोन लॉस है, 5 के अराउंड कोई बोन लॉस नहीं है, 6 के अराउंड नहीं है, ना कि 3 के आगे कोई बोन लॉस है। जो भी बोन लॉस है हमें 4 के मीजियल एंड डिस्टल रीजन में देखने को मिलता है। तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो जब हमने पेशेंट से हिस्ट्री ली तो पेशेंट का कहना यह था कि वो पिन लेकर रोज यहाँ पर इस दांत को क्लीन करता है। उसका रीजन क्या है कि पेशेंट का जब ट्रीजन होना स्टार्ट हुआ, जब उसकी डेंटिन की थिन लेयर बची थी, तो पेशेंट को ऐसा फील होता था कि यहाँ पर कुछ सेंसेशन हो रहा है, कुछ सेंसिटिविटी हो रही है, तो वो पिन लेकर मसूड़ों में उसको डालता था, जिससे कि उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था। ये एक प्लेसिबो है और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन पेशेंट को ऐसा फील होता है। इसकी वजह से क्या हुआ, बार बार वहां पर पिन इंसर्ट करने की वजह से रेगुलर ट्रॉमा होता रहा, और उस ट्रॉमा की वजह से यहाँ पर हमें बोन लॉस देखने को मिलता है। और पेशेंट की हिस्ट्री लेने पर पेशेंट ने ये बात एक्सेप्ट भी करी कि हाँ, वो रोज कुछ ना कुछ खाना खाने के बाद पेन लेकर या टूथपिक लेकर उसको दांत के अंदर घंटों घंटों इंसर्ट करता रहता है। इसके बाद और हिस्ट्री लेने पर पता चला कि पेशेंट कार्डियक है, पेशेंट एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पर है, यानी कि वो खून पतला करने की दवाई लेता है, क्योंकि 4 साल पहले पेशेंट के हार्ट में स्टंट डला था, जिसकी वजह से उसकी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी चल रही है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट प्लान की कि हम इस टूथ को कैसे सही कर सकते हैं। मैंने पेशेंट को ऑप्शन दिया कि आप पहली चीज रूट कैनाल करा लीजिए, जिससे आपका पेन बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, आप यहाँ पर पेरोडोंटल फ्लैप सर्जरी करवा लीजिए, जिसके अंदर हम बोन ग्राफ्टिंग भी करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो पेरोडोंटल हेल्थ है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन पेशेंट इस ट्रीटमेंट के लिए एग्री नहीं हुआ, क्योंकि उसका भरोसा दांत निकलवाने पर ही था। इसका रीजन ये है कि पेशेंट ने इससे पहले जितनी बार भी कहीं और से ट्रीटमेंट लिया है, वहां पर इनका दांत निकाला ही गया है। तो ऑलमोस्ट इन पेशेंट के 4-5 दांत ऑलरेडी निकल चुके हैं, और पेशेंट चाहता है कि उनका ये दांत भी निकल जाए, क्योंकि वो निकलवाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कंप्लीट किया। इसके अंदर कंसेंट होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने पेशेंट को रूट कैनाल के लिए एडवाइस किया, लेकिन पेशेंट एग्री नहीं हुआ, क्योंकि इस दांत को रूट कैनाल से बचाया जा सकता था। पेशेंट ने एक्सट्रैक्शन कराना ही सही समझा। तो इस चीज का कंसेंट हमने पेशेंट से लिया। सेकेंड थिंग, हमने कार्डियोलॉजिस्ट का कंसेंट लिया, क्योंकि हमें इस टूथ को एक्सट्रैक्ट करने से पहले एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, यानी कि खून पतला करने की दवाइयां बंद करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर हम दांत को निकाल देते हैं और पेशेंट अभी भी खून पतला करने की दवाई ले रहा है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट का ब्लड स्टॉप नहीं होगा। कार्डियोलॉजिस्ट का कंसेंट कि हाँ, ये फिट है दांत निकलवाने के लिए, साथ में एंटीकोएगुलेंट थेरेपी का स्टॉपेज, ये दोनों चीजें इस दांत को निकालने से पहले लेना जरूरी है। पेशेंट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी कही कि इससे पहले मैंने जितने भी दांत निकलवाए हैं, उसमें मैंने ये खून पतला करने की दवाई बंद नहीं करी और ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और डेंटिस्ट ने मेरा दांत भी निकाल दिया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए, ऐसा होता है कि अगर खून पतला करने की दवाई बंद नहीं करी और एक्सट्रैक्शन कर दिया, तो कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एंटीकोएगुलेंट थेरेपी लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे डेंटिस्ट रिस्क ले, लाइक मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता इस चीज को लेकर। हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट का कंसेंट और एंटीकोएगुलेंट थेरेपी का स्टॉपेज, ये दोनों चीजें तो मेरे लिए मैंडेटरी हैं लेना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक सब नॉर्मल चलेगा तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन कोई इमरजेंसी आई, तब सारी चीजें
लॉस पे आ जाती है कि हाँ, लॉ क्या कहता है या फिर आपके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, आपको जो किताबें पढ़ाई गई थी उसमें क्या कहा गया था। तो अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें, किताबों में साफ साफ लिखा है कि आपको कंसेंट और एंटीकोएगुलेंट थेरेपी यानी खून पतला करने की दवाइयों का स्टॉपेज करना जरूरी है। दिस इज नीडफुल एवरी टाइम। तो इस चीज को हम बाईपास करके जुगाड़ लगा के हम दांत निकाल दे, ठीक है, 10 में से 8 पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो 2 पेशेंट जिनके साथ कोई भी समस्या हो गई, तो वो चीज डॉक्टर के ऊपर ब्लेम आता है, साथ में पेशेंट की जान का भी खतरा है। तो क्यों नहीं हम कंसेंट लेते और क्यों नहीं हम एंटीकोगुलेंट थेरेपी बंद करवाएंगे? क्या इसलिए कि पेशेंट कहीं और चला जाएगा और हमारा एक पेशेंट लॉस हो जाएगा, हम कमा नहीं पाएंगे? हमेशा पेशेंट और खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना है कि पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ जो डेंटिस्ट इस प्रोसीजर को कर रहा है उससे भी किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, वो भी अपने नियम और प्रोटोकॉल से चले, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पर मैं कंसेंट की कॉपी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो कि कार्डियोलॉजिस्ट ने पेशेंट को दिया है। साथ में जो मेरा खुद का कंसेंट है जिसमें मैं पेशेंट से साइन लेता हूँ, अगर वो आपको चाहिए तो यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाइए, वहां पर आप कंसेंट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कि हमने एक्सट्रैक्शन कैसे किया। अब एक्सट्रैक्शन की प्लानिंग की बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि एक्सट्रैक्शन करने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना होता है। जो मैं फैक्टर देखता हूँ एक्सट्रैक्शन करने से पहले, मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैंने इसकी प्लानिंग किस तरीके से करी। सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो यहाँ पर पेरिडोंटल स्पेस बहुत कम है इस टूथ का, यानी कि जो टूथ है ये बोन के साथ काफी अच्छे से अटैच हो रखा है। क्योंकि अगर पेरिडोंटल स्पेस हमें मिलता है, अगर पेरिडोंटल स्पेस ज्यादा है तो टूथ एक्सट्रैक्शन इजी माना जाता है। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, एक तो टूथ की ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, साथ में बोन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, टूथ है वो फर्मली अटैच हो जाता है बोन के साथ, और यहां आप देखेंगे तो पेरिडोंटल स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इस टूथ एक्सट्रैक्शन को मैं इजी कैटेगरी में तो नहीं लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा जो काम होगा, टूथ का लिक्सेशन करना होगा। सबसे पहले मैंने पेरियोस्टल फ्लैप को एलिवेट किया। अगर ये किसी यंग पेशेंट का दांत होता, लाइक जिसकी एज 17-18 साल है, या फिर अगर मैं ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन कर रहा होता, तो फिर मैं ये सारी चीजें नहीं करता। मैं पेरियोस्टल एलिवेटर से फ्लैप रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि यंग जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके पेरिडोंटल स्पेस अच्छा होता है। साथ में अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है हमने तो उसके अंदर ऑलरेडी मोबिलिटी रहती है, तो मैं ये सब चीजें नहीं करता। मुझे टूथ को अच्छे से लग्जेट करना है, मुझे जो ग्रिप है इस टूथ की वो डीप लेनी है, ताकि मैं इसको बिना तोड़े निकाल सकूं। तो पेरियोस्टल एलिवेटर से फ्लैप एलिवेट करने के बाद जब मैंने स्ट्रेट वॉरविक जेम्स का यूज किया ताकि मैं इस टूथ को लग्जेट कर सकूं, थोड़ा सा एलिवेट कर सकूं, तो ये नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फर्मली बोन से अटैच्ड है, ये नहीं हो रहा था लग्जेट। अगर मैं स्ट्रेट वॉरविक से ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो इस टूथ के ब्रेकेज होने के चांसेस है, और एक बार ये टूथ ब्रेक हो गया ना तो इसको निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर जो प्राइमरी गोल है ना वो ये है, इस टूथ को किसी तरीके से मोबाइल कर दूं, किसी तरीके से इसको हिला दूं, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मोबिलिटी तक इसको ले आऊं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अपर प्रीमोलर फोर्सेप का यूज करते हुए डीप ग्रिप ली, उसके बाद मैंने टूथ को रोटेशन देते हुए मोबाइल करना स्टार्ट किया। जब ये टूथ ग्रेड 2 तक मोबिलिटी पर आ गया ना, दैट मीन्स यहां मेरा 80% काम हो चुका है। पर फिर भी हमें इस टूथ को निकालने के लिए पेशेंस की जरूरत है। अगर हम ये सोचे ना कि हम इसको जल्दी से खींच लें, तो ऐसा मत करना, क्योंकि इसके ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा रहेंगे।
और इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी पेशेंट की जो रूट है वो फ्रैक्चर हो गई थी। अब आप यहाँ देखेंगे कि पेशेंट की जो बक्कल रूट है वो फ्रैक्चर हो गई। उसका रीजन ये है कि वो बहुत थिन थी, ठीक है, और बोन के साथ फॉर्मली अटैच थी, तो वो ब्रेक हो गई। लेकिन सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? ये मोबिलिटी पर आ चुका था दांत। तो अगर दांत मोबिलिटी पर आ चुका है तो उसकी रूट भी मोबिलिटी पर है, तो इसलिए मुझे इसको निकालने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पे ही मैं इसको जोर लगा के खींचता ना, एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबाउट अब दम लगा के उसको खींचो। एक्सट्रैक्शन इज ऑलवेज अबाउट टेक्निक। आपको हमेशा अपनी टेक्निक को फॉलो करना है। तो अगर मैं उसको जोर से खींच देता और तब रूट फ्रैक्चर हो जाती, तो उसको निकालना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उस कंडीशन में रूट फॉर्म होती। लेकिन सबसे पहले मेरा प्राइमरी गोल क्या था कि मैंने इसको मोबाइल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से पूरा टूथ मतलब क्राउन से लेकर रूट तक मोबिलिटी पर आ गया। अब अगर फ्रैक्चर हो भी गया रूट का, तो वो मोबिलिटी पर है, तो मुझे बस उस रूट को किसी तरीके से डायरेक्शन देना है ताकि वो निकल सके। अब अगर आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर नोट करें, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ एक प्रोब लिया, क्योंकि मुझे पता है वहां पर जो रूट फ्रेगमेंट है वो मोबिलिटी पर है, और उस रूट पीस को मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि वो निकल के बाहर आ जाए। और बहुत इजीली ये जो रूट पीस है, ये बाहर आ गया था, वो भी विद द हेल्प ऑफ प्रोब। सो इस तरीके से हमने इस पेशेंट को ट्रीट किया।